नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की, जिस ऑर्डर में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जब सरकार डिपोर्ट कर रही थी तो उस पर काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे थे। अब जो डिपोर्टेशन सरकार शुरू कर रही थी उसको लेकर सवाल क्या क्या थे वो जानना बहुत ज़रूरी है। केस फाइल किया है जो हमारे यहाँ एक एनजीओ गैंग घूम रहा है, जिनका एक ही जो मोटिव है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय रूप पर जो है उसकी छवि खराब करना। और उनका और हवाला किस चीज़ का वो देते हैं कि राष्ट्रवाद की छवि खराब हो रही है, मैसेज गलत जा रहे हैं, इस तरीके की बातों का वो हवाला देते हैं। लेकिन दरअसल उनका रियल मोटिव है भारत की अंतर्राष्ट्रीय रूप से छवि खराब करना पूरे विश्व में। उनका बस ना चले तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच जाएं, यूएनओ में जाके दरखास्त लगा दें, वो कुछ भी कर सकते हैं और वो करते भी हैं। जहां इमेज खराब कर सकते हैं भारत की वहां करते ही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया, जैसा कि हम सभी जानते हैं 2021 में इसकी फाइलिंग हुई। ग्लोबल पीस इनिशिएटिव नाम का ये एक एनजीओ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस तरीके का ये केस आया था। अब इसमें आप सुनिए, इसमें पहले से 2 केस जो थे वो पहले से ही कोर्ट में चल रहे थे। एक मोहम्मद सलीमुल्लाह, बहुत ही फेमस केस है, सबको याद होगा, बहुत ज़्यादा सभी को याद है, खूब चर्चा में ये केस था। उस केस में ये डिमांड की गई थी कि रोहिंग्याओं को डिपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ घर बसा चुके हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो चुके हैं, तो उन्हें यहाँ से क्यों निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में कहा था रोहिंग्याओं को जो है पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ वापस भेजेंगे, जो उसका प्रोसेस है वो पूरा अच्छे से होगा शुरू से लेके एंड तक, लेकिन रोहिंग्याओं को जाना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बोला जा रहा है कि रोहिंग्याओं को हम एवे ही नहीं उनके देश भेज सकते, वो एवे ही हमारे देश में घुस सकते हैं, बॉर्डर के नीचे से घुस सकते हैं, सारे कानूनों को तोड़ के घुस सकते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने देश नहीं भेज सकते। देखिए किस तरीके के लोग हैं। यदि उन्हें बॉर्डर पे ही गोली मार दी जाती तो आप लोग क्या करते, क्योंकि इलीगल तौर पे घुसे थे और सबके पास राइट भी था। और आज जब वो देश में लीगल तौर से रह रहे हैं तो हम उनके फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर रहे हैं। देखिए, इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाला केस, इसमें भी जजमेंट कोट करते हुए कहा गया कि रोहिंग्याओं को जो है ऐसे ही नहीं भेजा जा सकता है। अब देखिए, जब से जो है केंद्र में मोदी की सरकार आई है तब ये मुहिम जोरों शोरों से नहीं चली थी, लेकिन बाद में शांति तौर के रूप से सरकार ने निर्णय ले लिया कि जो रोहिंग्याओं को हम पकड़ेंगे, उनकी पहचान करने के बाद उनको डिपोर्टेशन सेंटर में रखा जाएगा, और उनको डिपोर्टेशन सेंटर में रखा भी और उन देशों में भेजेंगे जिन देशों से वो आए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए भारत के ही लोगों को दिक्कत क्या है। जो भारतीय हैं वही बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को उनके देश में क्यों भेजा जा रहा है, आखिरकार उन्हें समस्या क्या है। कहते हैं कि भारत सेक्युलर है तो भारत में भेदभाव क्यों किया जा रहा है, जब भारत सरकार मंजूरी भी दे चुकी है, पर भारतीयों को क्या प्रॉब्लम है। सुनिए, ठीक इसी तरीके से जब CAA आया था तो लोगों ने उसे NRC बता दिया था, किस तरीके से शाहीन बाग में धरना दे दिया था। उन्हें तो ये लग रहा था कि उनके साथ ना जाने कौन सा अत्याचार हो रहा है, कौन सा भेदभाव हो रहा है। पूरे देश में वो हंगामे हुए, शाहीन बाग में वो प्रदर्शन हुए जिसमें जैसे कि उनसे उनका अस्तित्व ही छीन लिया हो, इस तरीके के प्रदर्शन हुए। ना जाने क्या वो सोचते हैं, क्या उनका दिमाग रहता है। बोलते हैं सेक्युलर देश है, हिंदू मुसलमान के ऊपर ये भेदभाव क्यों हो रहा है। शायद वो भूल गए कि 1947 में बंटवारा क्यों हुआ था, शायद धर्म के नाम पर ही बंटवारा हुआ था। उसी समय जितने भी हिंदू पाकिस्तान में थे उन्हें हिंदुस्तान आ जाना चाहिए था, और जितने भी मुसलमान हिंदू में थे उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज हिंदुओं की पाकिस्तान में क्या स्थिति है वो हम नहीं जानते, लेकिन भारत का जो मुसलमान है वो अपनी अलग ही सरकार बना रहा है। वो तो हिंदुओं को मारना चाहता है और हिंदुस्तान को मुस्लिम शासित देश बनाना चाहता है। पहले का जो मुसलमान था वो राम राम करता था, राधे श्याम करता था, लेकिन आज की स्थिति में मुसलमान तो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं। अभी आप देखिए, पिछले दिनों नवोदय के एक विद्यालय पर सवाल उठाया एक मुसलमान ने कि वहां पर
हिंदी में प्रार्थना क्यों की जाती है? जो भी हम प्रार्थना करते हैं, आलोकित पथ करो हमारे, जिस तरीके की हम प्रार्थना करते हैं, इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि ये प्रार्थना हिंदी में क्यों होती है। अब ये लोग चाहते हैं कि हम प्रार्थना भी अरबी में करवाएं। ये जहां चाहे वहां हिजाब पहन के जाएंगे, जहां चाहे वहां नमाज करेंगे, जहां चाहे ये अदालत में टोपी पहन के जाएंगे, मतलब ये वही करेंगे जो इन्हें करना है। अभी हाल ही में जब यूपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने जब यूपी में मदरसों के सर्वे का ऑर्डर दिया, तो उसमें असदुद्दीन अवैसी क्या बोलते हैं, सुनिएगा। वो कहते हैं कि यहाँ पर भी एनआरसी हो रहा है, मदरसों की ही जांच क्यों हो रही है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, ओवैसी पहले से ही क्यों भड़क गए, क्योंकि शायद वो जानते हैं दुनिया भर के गैर कानूनी काम जो है मदरसों में होते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो छुपे हुए हैं हमारे देश में, उन्हें छुपाने के काम होते हैं मदरसों में। शायद इसीलिए ओवैसी पहले से ही बौखला गए हैं, लेकिन वो जानते नहीं है भारत सरकार एनआरसी की बात करते हैं ना, एनआरसी तो कर चुकी है भारत सरकार। आयुष्मान, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाने की बात हो, चाहे आधार कार्ड को लिंक करवाने की बात हो, चाहे वो मेरी पहचान मेरा आधार कार्ड हो, प्रॉपर्टी के बिना प्रॉपर्टी पे आधार का जो है एक कंपल्सेशन लगाना हो, उसके अलावा हॉस्पिटल्स में बिना आधार कार्ड के कोई चीज नहीं होगी, चाहे वो हो। प्रत्येक चीज कर चुकी है भारत सरकार, यानी कि 90% लोगों की जो जानकारी है वो उसके पास आ चुकी है। प्रत्येक जनमानस की, जितने भी लोग रहते हैं, 90% लोगों की जानकारी आ चुकी है भारत सरकार के पास। सबके बारे में भारत सरकार जानती है, कौन क्या है, कहां से आया है। अब बस एक्शन की देरी है। जब चाहे तब एक्शन ले सकती है, जो जहां है उसको वहां भगा दिया जाएगा। हर तरीके से चीज हर प्रोसेस से होगी। एक छोटा सा ड्यू प्रोसेस होता है, यदि कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी उसे अपने घर पहुंचाना है तो उसका छोटा सा ड्यू प्रोसेस होता है, जिसमें पुलिस जो है पहले आइडेंटिफिकेशन करती है, पुलिस के द्वारा मुकदमा चलता है, जहां से वो व्यक्ति आया है उधर उस व्यक्ति की जांच पहुंचाई जाती है, वो उसकी पहचान करता है, और जब पहचान सिद्ध हो जाती है तो उसे उसके देश वापस भेज दिया जाता है। तरह तरह के डिपोटेशन सेंटर खोले गए हैं सरकार के द्वारा, खास तौर से बॉर्डर के इलाकों पे। अब ऐसा ही एक मामला म्यांमार से आया है। म्यांमार बॉर्डर पे एक 14 साल की लड़की मिली है, जिसको बॉर्डर के नारी निकेतन में जो है रखा गया है। लेकिन उसी एनजीओ गैंग का कहना है कि ये जो लड़की है, इसके जो माता पिता हैं वो बांग्लादेश में शरण ले चुके हैं, और ये लड़की असम से म्यांमार कैसे पहुंची। और यही कहना कोर्ट का भी है कि ये लड़की असम से म्यांमार कैसे पहुंची। अब असम की बात कर लीजिए, पूरा मुद्दा असम का है। असम में जो है हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार है, और उनका एक्शन हमने देखा है, क्या ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं, चाहे मदरसों के ऊपर हो, चाहे मुसलमानों के ऊपर हो, चाहे आतंकवादियों के ऊपर हो, ताबड़तोड़ एक्शन लेते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा इन मामलों के जो है महारथी हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। अब इस एनजीओ का कहना है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इस लड़की को उठा के फेंक दिया है म्यांमार के बॉर्डर पे। मेरे पास एक चिट्ठी है बांग्लादेश की, और उसमें उनके पेरेंट्स ने क्लेम किया है कि मेरा बच्चा यहाँ वहाँ है, किस स्थिति में है, सब कुछ है उसमें। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट चले आए और उन्होंने कहा कि भारत सरकार जो है ज्यादती कर रही है इसके साथ। भारत सरकार ने उनसे पूछा कि आपको कैसे पता, क्योंकि चिट्ठी पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा हम इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्या वाकई में ये उसके पेरेंट्स ने लिखी है, क्या ये ओरिजिनल है, इसके लिए प्रॉपर जो है सारी वेरिफिकेशन चाहिए। उन्होंने कहा बॉर्डर में फेंक दिया गया है, म्यांमार में जो है मरने के लिए भेज दिया गया आसाम से, और भारत सरकार इसमें मिली हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले ने कहा कि पहला तो आप शक के उसमें कह रहे हैं, और म्यांमार नारी निकेतन का कहना है कि लड़की माइनर है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, बांग्लादेश के लिए डिपोर्टेशन करना है इनका, इन्हें जो है असम जो है वापस नहीं भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार पेश हुई और उसने साफ साफ कह दिया कोई भी गैर कानूनी हमें भारत में मिलेगा तो हम उसे नहीं रहने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए राज्य सरकार जो है पूरा ड्यू प्रोसेस करेगी और उसे अपने घर जाना होगा। हम उसे अपने घर नहीं रखेंगे, उसके लिए हम उसे बॉर्डर पे भेज देते हैं, डिपोर्टेशन सेंटर में रखते हैं और वहाँ का पूरा प्रोसेस शुरू होता है।
जो भी इमिग्रेंट्स की कोर्ट है वहाँ पर उनके ऊपर मुकदमा चलता है, सुनवाई होती है और उसे उसके देश जो है भेज दिया जाता है। अब सवाल ये आता है कि हम सभी जानते हैं बड़ी बड़ी तादाद में रोहिंग्या भी हैं, बांग्लादेश भी हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं, पहचान पत्र बनते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां उसके आधार पर उनको जो है यहाँ की नागरिकता भी दे देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा एक सवाल है। अपनी वोट बैंक के लिए सरकार इस तरीके की हरकतें करती है क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है इस देश में क्या चल रहा है। उनको बस ये है कि मेरे दामन पर दाग ना लगे और मैं किसी तरीके से सरकारी नौकरी करते हुए, सरकारी मुलाजिम बनते हुए धरती से चला जाऊं। अब उसके लिए देखिए देश का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए देश के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है कि देश की सरकार जो है गैर भारतीयों को, भारतीय मूल के लोग जो नहीं हैं उन्हें बाहर फेंक रही है और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, कोर्ट में केस दर्ज कर रहे हैं कि वो तो यहाँ पर अब बच्चे पैदा कर चुके हैं, यहाँ पर घर बसा चुके हैं, उन्हें हम यहाँ से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।